प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल साहित्य सागर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मालती जी जोशी की लोकप्रिय कहानी औरत एक रात है। ये शायद पांचवी या छठवीं बार हुआ है कि रीमा की शादी लगते लगते रह गई थी। हर बार की तरह इस बार भी बहुत आश्चर्य हुआ था। पता नहीं लड़की के भाग्य में क्या है, वरना हम लोग तो हमेशा यही सोचते थे कि इसे तो कोई भी हाथों हाथ ले जाएगा। सुंदर है, स्मार्ट है, फर्स्ट क्लास एमकॉम है, बैंक में नौकरी है। मतलब यह कि आजकल के लड़के जो कुछ चाहते हैं वह सब कुछ उसके पास है। फिर पता नहीं बात कहाँ अटक जाती है। इस बार भैया का जो पत्र आया है बिल्कुल रुआंसा है। सीमा, मैं तो तंग आ गया हूँ। तुम यकीन नहीं करोगी कि इस चक्कर में कितना रुपया, कितनी छुट्टियाँ बर्बाद कर चुका हूँ। फिर भी बात ही नहीं बनती। उधर अम्मा सोचती है कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ। तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? इस बार तो पूरी आशा थी, पक्का विश्वास था। उन्होंने कुंडली मंगवाई थी, वह 16 आने मिल गई। फिर भी माँ बाप जाकर रीमा को देख आए। उन्हें पसंद आ गई तो लड़के को ग्रीन सिग्नल दे दिया। लड़का अपनी दोनों बहनों के साथ उसे देखने आया। उस परेड में भी वह पास हो गई। फिर उन्होंने मुझे एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी। अपनी हैसियत की परवाह न करते हुए मैंने उस पर भी हामी भर ली। सोचा कि अब 28 की तो हो चली है रीमा, और कितने दिन इंतज़ार करेंगे। एक बार शादी हो जाए फिर कर्ज भुगतते रहेंगे। पर कल अचानक उनका खेत भरा पत्र आ गया। फोटो भी उन्होंने लौटा दिया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा तो यही समझेगी कि मैंने लेन देन के मामले में हाथ खींच लिया है। सच, मैं तो तुम दोनों की शादी करते करते हाफ गया हूँ। पता नहीं बेटियों तक मुझ में कुछ एनर्जी रहेगी या नहीं। यह आखिरी वाक्य बहुत चुभने वाला था। माना कि मेरा रंग ज़रा दबा हुआ है, मेरे लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। पर मेरी शादी इतनी लंबी नहीं खींची थी। 22 के होते होते तो मेरे हाथ पीले हो गए थे। यह बात और है कि मेरे 16 में पैर रखते ही अम्मा ने हाय तौबा मचानी शुरू कर दी थी। उन 4 वर्षों में मैंने इतने नकार झेले थे कि अजीज़ आ गई थी। पहली बार जिसने हाँ कहा, मैंने उसी को वरमाला पहना दी। मजबूरियाँ कभी कभी कैसी गलती करवा देती है। मेरी शादी तय होने तक तो भैया भी इतने कचुआ गए थे कि उनका वश चलता तो दोनों को निपटा देते। पर रीमा बहुत छोटी थी। उसमें और मुझ में 8 साल का अंतर था। हम दोनों के बीच दो भाई थे जो 2-3 साल के होकर चल बसे थे। अम्मा उनके लिए हमेशा रोती रहती थी। यमराज को कोसती थी कि हीरे जैसे बेटों को उठा लिया और इन करम जलियों को छाती पर मूंग दलने के लिए छोड़ गया। वे दोनों होते तो भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते। ये महामारियां तो घर ढोकर ले जाएगी। पर अम्मा से यह कौन पूछेगा कि घर में है ही क्या, जो कोई ढोकर ले जाएगा। मैं तो अब तक सास के उनके बेटे के ताने सुन रही हूँ। शाम को उनके घर लौटने से पहले ही मैंने भैया का पत्र छिपा कर रख दिया। बाकी पत्र तो ठीक था, पर अंत में हम दोनों की शादी को लेकर जो टिप्पणी थी वह खतरनाक थी। इन्हें तो मज़ा ही आ जाता। वैसे भी हमेशा सुनाते ही रहते हैं कि किस्मत समझो कि मैं बेवकूफ़ झांसे में आ गया, नहीं तो अब तक बैठी किस्मत को रोती रहती। सुनकर कभी कभी इतना ताव आता है कि आपकी बाबूगिरी पर, सिंकिया देह यष्टि पर कोई अप्सरा नहीं रिझी, तभी तो हमारे लिए राजी हुए थे। कोई एहसान नहीं किया था। पर पत्नियां यह सब कहाँ कह पाती है। घर में आग नहीं लग जाएगी। उस दिन मैंने दूसरा ही रुख अपनाया। सुनिए, वो आपकी कोलीग है ना, अबिका शरण। उनकी मिसेस कह रही थी कि उनका भाई अब शादी के लिए राजी हो गया है। मतलब यह कि बहनों की वजह से अब तक कुंवारा बैठा हुआ था, अब सब निपट गई हैं तो शादी कर रहा है। 32 साल का है, सेल टैक्स में इंस्पेक्टर है। तो तो क्या, रीमा के लिए बात कर लें। वे अपनी कंजी आंखों को बारीक करके मुझे घूरने लगे। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्या हम लोगों का कोई फर्ज नहीं बनता? अकेले भैया ही हलकान होते रहेंगे। प्लीज़ आप बात कीजिए ना।
मैं वह एकदम फट पड़े। उस पटाखा लड़की के लिए बात करने जाऊंगा? इम्पॉसिबल। दूसरों के घर में महाभारत करवाने का पाप मैं अपने सिर नहीं लूंगा। कैसी बात करते हैं? बस जो मुंह में आया कह देते हैं। रीमा पटाखा कैसे हो सकती है? वह कौन सा महाभारत करवाती है? आज तक किसी से उसकी लड़ाई नहीं हुई। घर परिवार में, गली मोहल्ले में, दफ्तर में सब उसकी तारीफ करते हैं। अगर इतनी ही अच्छी है आपकी बहन तो अब तक एक अदद दूल्हा क्यों नहीं जुटा पाई? बेचारे भैया को क्यों परेशान किया जा रहा है? इतनी बड़ी लड़कियों को तो खुद घर वर ढूंढ लेना चाहिए। घर वालों को इस तरह बेजार करना गलत है। अरे उन्हें थोड़ा आराम करने दो, 4-5 साल बाद उन्हें फिर चीनू मीनू के लिए जूते चटकाने हैं। अलग ढंग से ही सही, ठीक यही बात भैया ने अपने पत्र में लिखी है। क्या सचमुच बहनें भाई पर इस कदर भार होती है? मुझे तो रोना ही आ गया। इनसे कहा, देखिए, आपको कुछ नहीं करना तो मत कीजिए, पर उल्टा सीधा मत बोलिए। वे लड़कियां अलग होती है जो अपने आप शादी तय कर लेती है। मेरी बहन वैसी नहीं है। तुम्हारी बहन कैसी है या मैं खूब जानता हूँ। अब ज़्यादा मुंह मत खुलवाओ। क्या मतलब? लेकिन मतलब समझाने के लिए वह घर में रुके ही नहीं। चप्पल पहनकर सीधे हवाखोरी को निकल गए। जब तब मेरे पीहर वालों पर फप्तियाँ कसना यह उनका प्रिय शगल है। हर बार खून का घूंट पीकर रह जाती हूँ मैं। लड़ने की शक्ति होती तो मैं भी इनके घर वालों को 100 विशेषण दे सकती थी, पर वहीं तो मात खा जाती हूँ। उसी घड़ी को कोसती रह जाती हूँ जब मैंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी। मैं और मेरा पूरा परिवार इनके लिए मजाक के पात्र हैं। मुझे तो दर्जनों नाम दे रखे हैं। कभी बच्चों का लिहाज नहीं करते। रीमा का कभी नाम नहीं लेंगे। हीरोइन कहेंगे या मिस इंडिया। अम्मा को ललिता पंवार कहते हैं। उनकी नज़रों में भैया तो एकदम लल्लू प्रसाद है। भाभी को इंदिरा गांधी का खिताब मिला हुआ है। कहते हैं तुम्हारे घर में एक वही मर्द है। यह बात वाकई सच है। एक भाभी ही तो है जो इन्हें ठिकाने लगाती है, इनकी ज़बान को लगाम देती है, और किसी को तो यह घास नहीं डालते। उस दिन भाभी का पत्र आया था। 22 जुलाई को रेणु जी की शादी है, आप ज़रूर आइएगा। मैं तो हैरान रह गई। रेणु मेरी चचेरी बहन है। उसकी शादी होगी तो इंदौर से होगी। उसके लिए भाभी शहडोल से निमंत्रण क्यों भेज रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शादी शहडोल से हो रही हो? पर पत्र में तो कहीं उसका उल्लेख नहीं है। बड़ा संक्षिप्त सा पत्र है। मैं तो केवल हैरान होकर रह गई थी। इन्होंने तो बवाल मचा दिया। तुम्हारे चाचा जी ने तो तुम्हारे भाई को क्या मुख्तारनामा लिख दिया है? दे भी सकते हैं, भैया परिवार के बड़े लड़के हैं। तो वे खुद पत्र लिखते ना, श्रीमती जी को कष्ट क्यों दिया? उन्होंने भी क्या पत्र लिखा है, वाह। पत्र आपके नाम है और लिखा है आप आइए, मतलब और किसी को आने की ज़रूरत नहीं है। अरे कोई बेगैरत ही होगा जो ऐसे निमंत्रण पर जाएगा। अच्छा हुआ जो दूसरे ही दिन चाचा जी का अनुरोध भरा पत्र आ गया। बड़े ही परंपरागत ढंग से लिखा गया था कि अवश्य पधारें। मनोहार की गई थी कि सीमा और बच्चों को भी साथ लाएं। अब तो खुश? वह बस मुस्कुरा दिए। ज़्यादा खुशी का इजहार करते तो उनकी शान में कमी ना आ जाती। अब तो चलेंगे ना? नहीं भाई, छुट्टियां कहाँ हैं? 3-4 सील बची है, अभी पूरा साल निकालना है। तुम अकेली हो आओ, बच्चों को भी रहने दो। रीमा की शादी में देखेंगे। मैंने यूं ही बुरा सा मुंह बना लिया, पर मन में राहत की सांस ली। यह साथ होते हैं तो मैं पीहर का आनंद नहीं मिल पाता। पूरे वक्त इनकी हाजिरी में रहना पड़ता है। ज़रा भी ऊंच नीच हुई नहीं कि ये तमाशा खड़ा कर देते हैं। शादी वाले घर में वैसे ही सब लोग इतने व्यस्त रहते हैं, कोई कहाँ तक ख्याल रखेगा। कितनी बार समझाया कि अब शादी को 15 साल हो चले हैं, आप कब तक दामाद बने रहेंगे। पर उनका कहना है कि कल को चाहे मेरे दामाद आ जाए, पर इस घर का तो मैं दामाद ही रहूँगा और उसी ठसक से रहूँगा। एक बात और थी, मैं इस बार एकदम मुक्त रहना चाहती थी ताकि इत्मीनान से भाभी से बात कर सकूं। उनके पत्र का रहस्य अब कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा था।
वो ज़रूर मुझसे कुछ कहना चाहती थी, नहीं तो आज तक उन्होंने मुझे कभी पत्र नहीं लिखा। यह पहला पत्र था। सच कहा जाए तो उनके साथ कभी अपनापा महसूस ही नहीं किया। वह बहुत अच्छी हैं। पहली भाभी के बच्चों को भी अच्छे से पाल रही है। सब ठीक है, फिर भी उनसे एक दूरी बनी हुई है। वह थोड़ी गंभीर, थोड़ी सिद्धांतवादी है और बहुत ही अनुशासन प्रिय भी। इसलिए उनसे सहज संवाद स्थापित नहीं हो पाता। उनकी तुलना में कविता भाभी तो एकदम गऊ थी। शादी में भैया भाभी बच्चे सभी आए थे। छोटे अक्षत को तो मैं मुंडन के बाद पहली बार देख रही थी और चीनू मीनू तो इतनी बड़ी हो गई थी कि पहचानी ही नहीं जा रही थी। चीनू तो एकदम अपनी माँ की प्रतिमूर्ति लग रही थी। सच, 4-5 साल बाद तो भैया को इनके लिए हाथ पैर मारने ही होंगे। तब तक भी रीमा कुंवारी बैठी रही तो। अम्मा ने जैसे मेरी बात पकड़ ली। वैसे भी रेणु की शादी में उनका उदास होना लाजमी था। वह रीमा से 4-5 साल छोटी थी। चीनू मीनू को देखकर अम्मा बोली, 2-4 साल बाद ये दोनों भी अपने अपने घर की हो जाएगी, पर यह करमजली लगता है यहीं बैठी रहेगी। करमजली हूँ तभी तो सबको जला रही हूँ, रीमा ने तड़प कर कहा। 1000 बार कहा होगा कि अब यह नाटक बंद करो, मुझे भी सुख से जीने दो, भैया भाभी को भी चैन की सांस लेने दो, पर मेरी कोई सुने तब ना। बस अम्मा को तो बहाना चाहिए था। उनका एकालाप शुरू हो गया। मन इतना खराब हो गया कि बस। लोग सफ़र से थके हारे आए हैं, इसका भी ख्याल नहीं है। बस अपना रोना लेकर बैठ जाएगी। वह चुपचाप छत पर चली आई और बरसात के धुले धुले आकाश को देखती रही। पीहर आने का सारा उत्साह ही हवा हो गया था। अच्छा हुआ जो ये साथ नहीं आए, उन्हें बात करने के लिए मसाला मिल जाता। पीछे आहट हुई तो चौंक कर देखा, भाभी थी। अरे, मैं समझी रीमा है। वह तो बैंक चली गई। अरे, मुझसे तो बोली थी छुट्टी लेगी। क्या पता, बोली शादी तो कल है, आज की छुट्टी क्यों ज़ाया करूं। हाँ, सोचा होगा अम्मा की झकझक सुनने से अच्छा है बॉस की बातें सुनना। भाभी फीकी सी हंसी हंस दी। इसलिए तो मैं यहाँ आने से कतराती हूँ। आते ही रोना शुरू हो जाता है। वह हर बार यह जता देती है कि हम बहन की कमाई पर ऐश कर रहे हैं और उसकी शादी में जानबूझकर देर कर रहे हैं, जबकि भगवान ही जानता है कि हम कैसी जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। और आप मुझसे मेरे बच्चे की कसम ले लीजिए, जो हमने रीमा की कमाई को हाथ भी लगाया हो। आप भी भाभी अम्मा की बातों को इतनी गंभीरता से लेने लगेगी तो हो चुका। हमें तो बचपन से आदत पड़ी हुई है। वह बोलती रहती है और हम इधर उधर हो जाते हैं। सच कहूँ, मुझे उन पर गुस्सा कम और दया ज़्यादा आती है। बेचारी रीमा की चिंता में घुली जा रही है। पता नहीं क्या हो जाता है कि हर जगह बात बनते बनते बिगड़ जाती है। मुझे पता है। क्या? मैं एकदम चौंक पड़ी, बस फारिग नेत्रों से उन्हें देखने लगी। हाँ, मुझे पता है, पर पहले आप यह बताइए कि यह कपिल कौन है? कपिल? हाँ, यह वही व्यक्ति है जो रीमा की शादी को रोक देता है। ये क्या कह रही हैं भाभी? सुनिए, इस बार जहाँ बात चली थी वे लोग मेरे बहुत आत्मीय हैं, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद थी और बात भी करीब करीब पक्की हो गई थी। फिर अचानक उनका रिफ्यूज़ल आ गया। ये तो हमेशा की तरह मुंह लटकाकर बैठ गए। मैंने कहा, हमें जवाब तलब करना चाहिए, ये कोई इंसानियत है? तो आपके भाई बोले कि हम लड़की वाले हैं, हमें दब कर रहना चाहिए। मुझे तो एकदम ताव आ गया। अरे, अब शादी ही टूट गई तो क्या लड़के वाले और क्या लड़की वाले। मैं तो इनको बिना बताए वहाँ चली गई, उन लोगों को खूब लताड़ा। तो जानती हो क्या हुआ? उल्टी उन्होंने मुझे फटकार लगाई कि आप हमारे लड़के को फंसा रही थी, लड़की का कहीं अफेयर चल रहा है और आप ज़बरदस्ती उसका रिश्ता हमारे यहाँ कर रही थी। कम से कम आपसे तो यह उम्मीद न थी। फिर उन्होंने इस कपिल के बारे में बताया। उसके बाद मैंने इनसे छिपकर 2-4 जगह और बातें करी। वे लोग भी अचानक इसी तरह मुकर गए थे।
वहाँ भी पता चला कि कपिल नाम का यह लड़का कभी फ़ोन से कभी पत्र से रीमा के साथ अपने अफेयर की सूचना देता है। कहता है रीमा सिर्फ मेरी है, किसी और की हो ही नहीं सकती। भाभी बोले जा रही थी और मेरा दिमाग घूम रहा था। यह नाम मेरी स्मृतियों पर हथौड़ों की तरह बज रहा था। उनके चुप होते ही मैंने कहा, भाभी मैं रीमा से पूछकर पता करती हूँ। अभी आप यह बात किसी को मत बताइएगा, और प्लीज़ अम्मा को तो बिल्कुल भी नहीं। मैं क्या पागल हूँ? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि आप अपनी बहन से पूछकर मालूम करो कि उसके मन में क्या है। बेकार यहाँ वहाँ धक्के खाने का क्या तुक है। भाभी नीचे उतर गई और मैं वहीं सिर पकड़कर बैठ गई। 10 साल पहले की बात याद हो आई। एक शाम भैया का तार मिला था। कविता जल गई है, एकदम मृत्यु के कगार पर है, फौरन चले आओ। भैया ने भले ही लिख दिया था, पर फौरन जाना क्या इतना आसान है? घर की, पैसे की, छुट्टी की व्यवस्था करते करते 2 दिन लग गए। ग्वालियर से इंदौर का रास्ता भी नहीं साफ नहीं है, ना आसान है। छुट्टियों की भीड़ थी, ट्रेन में तो संभव ही नहीं था, बस से आना पड़ा। हमारी बस 4 साढ़े 4 बजे पहुंच गई थी। मन में 100 तरह की शंकाएं लेकर घर पहुंची। धड़कते दिल से दरवाज़ा खटखटाया। एक सुदर्शन से युवक ने दरवाज़ा खोला। कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे को तकते रहे। फिर वह बोला, आप सीमा दीदी है ना? भीतर आइए ना। भीतर हम लोगों ने इधर उधर देखा, सन्नाटा था। और लोग कहाँ हैं? अम्मा जी और जीजा जी अस्पताल में हैं, रीमा भीतर बच्चों के पास है। तब तक शायद हम लोगों की बातचीत सुनकर रीमा उठाई थी। मुझे देखते ही लिपट लिपट कर रोने लगी। किसी तरह रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह लड़का भी मुंह फेर कर आंसू पोंछता रहा। फिर भर्राए कंठ से बोला, रीमा अब चुप करो, मेहमानों को चाय वगैरह दो, थर्मस में भी डाल देना, अम्मा जी को देता आऊँगा। वह लड़का चाय लेकर चला गया तो रीमा बोली, चलो कपिल भैया का एक चक्कर बज गया। मतलब? रोज़ सुबह 5 बजे भैया को लेने जाते हैं, फिर 7 बजे अम्मा की चाय लेकर जाते हैं, तो इकट्ठा 7 बजे जाया करें ना। नहीं, भैया कहते हैं जल्दी आया करो, वहाँ ढंग का बाथरूम जो नहीं है। भैया का वहाँ रहना ज़रूरी है। एक दिन कपिल भैया चले गए थे तो आधी रात को आना पड़ा। भाभी की तबीयत एकदम खराब हो गई थी। और अम्मा, वो कब आती हैं? वह तो 10 के बाद डॉक्टर का राउंड होने पर ही आ पाती है। फिर 2 घंटे के लिए मैं चली जाती हूँ। 12 बजे से चाची आ जाती है। शाम को अम्मा फिर पहुँच जाती है। अस्पताल की वजह से अम्मा ने रात का खाना ही छोड़ दिया है। रीमा दोबारा सोने चली गई तो ये मुझसे बोले, तुम्हारी माँ एकदम जाहिल है और भाई तो एकदम बोड़म है। क्या हुआ? जवान जहान लड़की को उस छोकरे के साथ अकेला छोड़ देते हैं, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो? अब चुप भी कीजिए, यह कोई वक्त है ऐसी बातें करने का? तब तक भैया लौट आए थे। मुंह हाथ धोकर सीधे बिस्तर पर पड़ गए। बोले, सीमा माफ़ करना, रात भर का जागा हूँ, रात भर बेंच पर बैठा रहता हूँ। लोग भाग बरामदे में चादर डालकर सो जाते हैं, पर इतनी गंदगी, इतने मच्छर हैं कि क्या बताएं। अम्मा का भीतर पता नहीं क्या हाल होता होगा। अदल बदल कर भेजा करो ना, एक आध दिन रीमा चली जाएगी। ना बाबा, वो जगह क्या लड़कियों को भेजने लायक है? हाँ, तुम चाहो तो आज रात रह जाना, अम्मा को आराम मिल जाएगा। मुझे इतना ताव आया, रीमा लड़की है और मैं क्या बूढ़ी हूँ? लेकिन रीमा ने अम्मा की जगह नहीं, अपनी जगह मेरी ड्यूटी लगा दी। बोली, कल मेरा पेपर है दीदी, सोचा था 8 दिन का गैप है, यह सब्जेक्ट बाद में पढ़ लूँगी, पर इन 8 दिनों में तो किताब खोलकर भी नहीं देखी है। आज थोड़ा सा देख लूँगी। सोनू को इसी के ज़िम्मे छोड़कर मैं गई थी। बाप रे, आज भी उस वार्ड की याद आती है तो उबकाई आती है। भैया ने कहा था खाना खाकर जाना, नहीं तो घर लौटकर खा नहीं पाओगी, पर मुझे तो लग रहा था कि मेरा सब खाया पिया बाहर आ जाएगा। और भाभी, उन्हें तो देखकर रोंगटे खड़े हो गए थे। वह कैसे जीवित थी, यही आश्चर्य था। वहाँ एक बुजुर्गवार महिला कह रही थी कि बेचारी के प्राण बच्चों में अटके हैं,
नहीं तो इतनी यातना के बाद कोई जीवित नहीं रह पाता। दूसरे दिन रीमा का पेपर था, 3 से 6। कपिल 2 बजे मुझे अस्पताल में घर छोड़ गया था। फिर रीमा को लेकर कॉलेज चला गया। शाम को मुझसे बोला, दीदी इन लड़कियों को ज़रा तैयार कर दीजिए, घुमा लाऊंगा। घूमने के नाम से दोनों हुलस उठी, अपनी नई नकोर फ्रॉकें उठा लाई। कुछ दूसरा ले आओ बेटे, अब इस समय चमकीले कपड़े पहनना अच्छा नहीं लगेगा। पहना दीजिए दीदी, मृत्यु की विभीषिका से तो कल 2-4 होना ही है इनको, आज क्यों खराब करें। बेचारी वैसे ही परेशान है कि मम्मी एकाएक कहाँ गायब हो गई। और कोई बीमारी होती तो मैं अस्पताल जाकर मिलवा लाता, पर सोचता हूँ कि उनके मन में माँ की जो तस्वीर है वही कायम रहे तो अच्छा है। उन लोगों को लौटने में कोई 6:30 बज गए। अम्मा तैयार होकर इंतज़ार कर रही थी। बड़ी देर कर दी बेटा, उन्होंने छूटते ही कहा। अम्मा जी, रीमा को भी तो लेना था, 6 बजे तो उसका पेपर छूटता है। मीनू आते ही अम्मा से झूल गई। दादी, हमने है ना वहाँ शरबत पिया था। वाह गुरु, बड़े मज़े कर रहे हो। हम लोगों ने चौंक कर पीछे देखा। ये बरामदे में खड़े कुटिलता से मुस्कुरा रहे हैं। रीमा का चेहरा लाल हो गया और वह सिर झुकाकर भीतर चली गई। कपिल का चेहरा उत्तेजना से तमतमा आया। उसने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर काबू किया होगा, क्योंकि जब वह बोल रहा था तो उसकी आवाज़ बड़ी सधी हुई थी। जीजा जी, इस समय मज़े की बात तो आप ही सोच सकते हैं, क्योंकि जो अस्पताल में पड़ी है, आखिरी सांसें गिन रही है, वह आपकी कोई नहीं है, पर मेरी तो वह सगी बहन है। फिर भी कोल्ड ड्रिंक पीना तो याद रहा है ना? जी हाँ, वह इसलिए कि जो लड़की घर भर के कपड़े, बर्तन और खाना निपटाकर परीक्षा देने गई थी ना, उसे जाते हुए एक कप चाय भी नसीब नहीं हुई थी। प्यास से उसका गला चटक रहा था, इसलिए यह गुनाह मुझे करना पड़ा। माफ़ी चाहता हूँ। चलिए, अम्मा जी देर हो रही है। उन लोगों के जाते ही यह मुझ पर बरस पड़े। वह बित्ते भर का छोकरा मेरे मुंह पर इतनी बातें कह गया और तुम्हारी अम्मा बैठी सुनती रही। यह कोई तरीका है? आपसे भी तो चुप नहीं रहा जाता। भला इस समय उलझने की क्या ज़रूरत थी? उनकी लड़की है, उसका भला बुरा वो जाने, आपको क्या पड़ी है? इनको तो किसी तरह चुप करा दिया, पर दूसरे ही दिन मैंने अम्मा से शिकायत की। इस लड़के को इतना बढ़ावा दे रहे हो तुम लोग, सब पर ऐसे रोब झाड़ता है जैसे यहाँ का करता धरता वही हो। इस समय तो लाली सचमुच यही बात है। वही घर चला रहा है, वही दवा दारू का खर्च भी उठा रहा है। तेरे भाई के हाथ में तो फूटी पाई भी नहीं है। खर्च कर रहा है तो अपनी बहन के लिए कर रहा है, हम पर कौन सा एहसान कर रहा है? उसकी बहन तुम्हारी भी तो कुछ लगती है। तुम तो कुछ नहीं लाई, बस हाथ हिलाती चली आई। मुझे तो एकदम रोना आ गया। अम्मा को क्या मालूम कि महीने के आखिरी सप्ताह में 2 लोगों का किराया भी कितनी मुश्किल से जुटाया गया था। मैंने तुनक कर कहा, मुझे किसी धन्ना सेठ के यहाँ ब्याह होता तो नोटों की गड्डियाँ साथ लेकर आती। देख बिटिया, अम्मा ने पुचकारते हुए कहा, धन्ना सेठ तो यहाँ कोई नहीं है। न तुम हो, न हम हो, न वे लोग हैं। बस समझ की बात होती है। उसके बड़े भैया और भाभी आए थे और झाँक कर चले गए। खानी कौड़ी तक खर्च नहीं की। माँ तो बेचारी खटिया पर पड़ी है। यही लड़का है जो खबर लगते ही भागा चला आया था और तब से लगा ही हुआ है। दवा दारू तो कर ही रहा है, 25-50 का रोज पेट्रोल भी डलवाता है। शायद इसलिए भैया ने स्कूटर सौंप रखा है, ताकि अपने आप भराता रहे। इसके बाद सारे माहौल से ही मुझे वितृष्णा हो गई। खाना भी खाती तो लगता किसी से भीख ले रही हूँ। अच्छा ही हुआ जो भाभी ने ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाई। उसी शाम उन्होंने आंखें मूंद ली। अम्मा कोई 6 महीने तक इंतज़ार करती रही कि वे लोग दोबारा रिश्ता लेकर आएंगे। भाभी 4 बहनों में सबसे बड़ी थीं। तीसरी की शादी हो चुकी थी, चौथी अभी पढ़ रही थी, नंबर 2 अभी कुंवारी थी। उसके पैरों में खोट था और वह लचक कर चलती थी। अम्मा ने मन को समझा लिया था कि दुहाजू बेटे के लिए इतनी खोट बर्दाश्त की जा सकती है। उसके आने से बच्चों की ओर से भी थोड़ा निश्चिंत हुआ जा सकता था।
पर अम्मा प्रतीक्षा करती ही रह गई। वहां से कोई संदेश नहीं आया। हार कर अम्मा ने पहल की तो उन्होंने टका सा जवाब दे दिया। उनके बड़े भाई ने साफ कह दिया कि एक बार गलती कर दी थी, अब उसे दोहराएंगे नहीं। हमारी बहन कुंवारी रहे हमें मंजूर है, पर हम उस नरक में दोबारा किसी को नहीं भेजेंगे। अम्मा अपना सा मुंह लेकर लौट आई और जी जान से बहू की खोज में जुट गई। 2-2.5 साल के अथक प्रयासों के बाद उन्हें यश मिला। इस बार उनकी जिद थी कि नौकरी वाली बहू लाएंगे। फिर घर का दरिद्र दूर करना चाहती थी, पर यह भूल गई थी कि नौकरी वाली लड़की गूंगी गुड़िया नहीं होती। वह अपने निर्णय खुद लेती है। नई वाली भाभी ने आते ही ऐलान कर दिया कि ये बच्चे अगर मुझे पालने हैं तो मैं अपने ढंग से पालूंगी, किसी और का दखल मुझे मंजूर नहीं होगा। वह सिर्फ यह कहकर ही नहीं रुकी, बच्चों को अपने साथ शहडोल ले गई। हम लोग उनके इंदौर स्थानांतरण की बाट जो रहे थे। उन्होंने पता नहीं किस तरकीब से भैया को भी वहां बुला लिया। अम्मा खून का घूंट पीकर रह गई। इस बीच रीमा पढ़ती रही, घर संभालती रही, बच्चे पालती रही। उसकी ओर ध्यान देने की किसी को फुर्सत नहीं थी। जब औरों को उसकी उपस्थिति का भान हुआ, उस समय वह एमकॉम कर चुकी थी और 24 साल की हो रही थी। इस आपाधापी ने कपिल का अध्याय तो बिसर ही गया था। मतलब अध्याय जैसी कोई बात थी ही नहीं। अगर होगी भी तो किसी ने उसे तूल नहीं दिया। अम्मा का पूरा ध्यान उस घर की कन्याओं पर था। जब वहां से निराशा हाथ लगी तो उन्होंने उस घर से संबंध ही तोड़ लिए। रेणु की विदाई के बाद भैया लोग भी लौट आए। जाते हुए भाभी ने मुझे फिर एक बार याद दिलाया कि मैं रीमा से बात कर लूं। इसलिए मैंने अपने जाने की तारीख 2 दिन आगे बढ़ा दी थी। जैसे ही जरा सा एकांत मिला, मैंने सहज रूप से बात छेड़ दी। रीमा, तुम्हारे परिचितों में कोई कपिल है? परिचितों में तो कोई नहीं है, हाँ रिश्तेदारों में एक है। कौन? अरे वही चीनू मीनू के मामा जी। उसका उत्तर इतना सरल और स्वाभाविक था कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर भी मैंने उसे कुरेदा। उन लोगों की, मेरा मतलब है कि कोई चिट्ठी पत्री आती है क्या? नहीं तो। एक शादी का कार्ड भर आया था, सो अम्मा ने फाड़कर फेंक दिया। कभी मुलाकात होती है क्या? मुलाकात कहाँ से होगी, वो तो एक अरसे से बाहर है। चीनू बता रही थी कि कतर या ओमान में कहीं है। चीनू कैसे जानती है? क्या उन लोगों के कांटेक्ट में है? क्यों नहीं, भाभी तो हर साल राखी भेजती है। तभी तो, भाभी को तो इस कपिल का पता ठिकाना सब मालूम है। तभी तो उस पर शक नहीं गया। क्या सोचने लगी दीदी? कुछ नहीं रे, मैं इस कपिल नाम के आदमी का पता लगाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि यह शख्स हर जगह फ़ोन करके यह प्रचारित करता है कि तुम्हारे साथ उसके संबंध है, इसलिए हर बार बात टूट जाती है। जाने दो दीदी, जो लोग ऐसे सिरफिरों की बात पर कान देते हैं उन लोगों पर मेरी कोई आस्था नहीं है। ऐसी जगह संबंध न होना ही अच्छा है। देखो, उन लोगों का कोई दोष नहीं है। कल को हमें अगर लड़के के बारे में ऐसी वैसी बात पता चलती है तो हमारा भी मन खराब होगा। होगा कि नहीं? सच कहूँ दीदी, मुझे अब इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। शादी के नाम से वितृष्णा होने लगी है। मैं तो कहती हूँ कि तुम लोग अम्मा को मनाओ और यह अध्याय ही बंद कर दो। मैं भी मुक्त हो जाऊंगी और अम्मा के आखिरी दिन भी सुख चैन से कट जाएंगे। तुम तो जानती हो भाभी के साथ उनकी पटरी नहीं बैठती। एक दिन भी निभाना मुश्किल है। अब बुढ़ापे में उनकी छिछालेदर न हो, वही अच्छा है। रीमा की बात ने मेरी सोच को एक नई दिशा दी। कहीं अम्मा ही तो यह प्रपंच नहीं रच रही? वे जानती हैं कि रीमा की शादी के बाद उनकी आज़ादी समाप्त हो जाएगी। उन्हें भैया के पास जाकर रहना होगा। पर अम्मा इतनी ऊंची तरकीब नहीं भिड़ा सकती। वह तो सिर्फ बकझक कर सकती है। एक नाम जहन में और उभरा, भैया का। लड़कों के अते पते तो वह भी जानते थे और रीमा की शादी न होने का सबसे ज़्यादा लाभ उन्हीं को मिलेगा। एक तो खर्च भी बचेगा, दूसरे अम्मा की जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी। लेकिन यही करना होता तो वे इतनी उठापटक क्यों करते? हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहते। दोपहर में अम्मा को फिर से दौरा पड़ा। अपने दिवंगत पुत्र को रो रो कर याद कर रही थी।
अरे वो होते तो कहती कि दोनों मिलकर इस लड़की को पार लगाओ रे। बड़े को तो किसी की चिंता नहीं है, बस बीवी का पल्लू पकड़े पकड़े घूम रहा है। यह लड़की कुंवारी रह जाएगी तो मैं सुख से भी नहीं मर पाऊंगी। रीमा ने मेरे लिए आधे दिन की छुट्टी ले ली थी। उसके घर आते ही यह नाटक शुरू हो गया। दीदी, बस इसलिए मैं घर नहीं रुकती। मुझे देखते ही जैसे इन्हें अटैक आने लगता है। बेकार में भैया भाभी को कोसती रहती है। बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब भाग्य में नहीं है तो वे क्या कर लेंगे। अरे वाह रे भैया की लाडली, दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, उनकी शादी कैसे होती है। ये रेणु लोग 5 बहनें हैं, सबकी सब ब्याह गई है कि नहीं। मुझे पट्टी पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, करने से सब होता है। मैंने कहा, अम्मा तुम भैया पर बेकार तोहमत लगा रही हो, वह तो जी जान से लगे हुए हैं। पर कोई है जो लड़की वालों को कान भर देता है। हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर कौन हो सकता है। जब तक रीमा मुझे रोकती मैं अपनी बात कह चुकी थी। बाद में मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ, पर अब पछताने से कोई लाभ नहीं होना था। अम्मा बाकायदा शुरू हो गई, वो जो कोई भी है उसका भला नहीं होगा। कन्या के विवाह में जो रोड़े अटकाता है वह महापाप का भागी होता है। उसकी 7 पीढ़ियां नरक में जाएगी, उसके पुरखों को पानी नहीं मिलेगा, उसके पूरे शरीर पर कोड़ फूटेंगे। बस करो अम्मा, रीमा चीखी। ऐसा ना हो कि तुम्हारे ये श्राप किसी अपने को ही जाकर लग जाए। अपने को क्यों लगेंगे, जिसने किया है वही भुगतेगा, तो उसे भुगतने दो। तुम अपना भाषण बंद करो। शहर में ढिंढोरा क्यों पीट रही हो। जितना बदनाम उसने नहीं किया होगा तुम मुझे कर दोगी। बड़ी मिन्नतों से मुश्किलों से अम्मा को चुप कराया। शाम को हमने उन्हें ठेल ठाल कर चाचा जी के यहाँ भेज दिया। थोड़ी देर चाची के पास बैठ जाना, उनका मन बहल जाएगा। बेचारी रेणु की वजह से उदास होंगी। मैंने शंकित स्वर में पूछा, वहाँ जाकर कुछ बकझक तो नहीं करेगी ना। अरे नहीं, बाहर तो अपनी नाक ऊंची रखती है अम्मा, किसी को थोड़े ही बताती है कि मेरी शादी नहीं लग रही। लोग तो ये जानते हैं कि मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा। और तो और चाची के यहाँ तो भाभी का गुणगान करती है, बड़ी कूटनीतिज्ञ है। राजनीति में होती तो पता नहीं कहाँ तक पहुँचती। राजनीति में होती तो अच्छा होता, कम से कम सारी जनता मिलकर उन्हें झेलती। अब तो अकेले हम ही झेल रहे हैं। मैंने कहा, अकेले मुझे झेलना पड़ता है, तुम लोग तो अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो जाते हो। वाह क्या मस्ती है, मैंने मन ही मन सोचा। फिर कहा, हमने अम्मा को बोलने नहीं दिया वो बात अलग है, पर उनका गुस्सा जायज़ है। खून तो मेरा भी खोल रहा है। मैं अम्मा की तरह गालियाँ नहीं निकाल सकती, पर लगता है कि वह आदमी सामने मिल जाए तो उसका मुंह नोच लूँ, उसकी आंखें निकाल लूँ। रीमा हंस दी। इसमें हंसने की क्या बात है, मैंने गुस्सा कर पूछा। तुम्हारा जोश देखकर हंसी आ रही है। इतना उछलो मत दीदी, वह आदमी सामने आ जाएगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। क्यों? वह फिर हंस दी। क्या तुम उसे जानती हो? मैंने शंकित स्वर में पूछा। हाँ जानती हूँ। नाम बताओ। मैं तो बता दूंगी, पर वह नाम तुम नहीं ले पाओगी। पल भर को मेरा खून जैसे जम गया। धड़कते दिल से मैंने पूछा, तुम्हारा मतलब? हाँ, मेरा मतलब वही है जो तुम समझ रही हो। तुम्हें बताना नहीं चाहती थी दीदी, पर तुम्हारा जोश देखकर रहा नहीं गया। लेकिन लेकिन वे ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी थी, चैलेंज दिया था कि वे मेरी शादी नहीं होने देंगे, दरवाजे पर आई हुई बारात भी लौटा देंगे। इधर कुछ दिनों से मुझे शक हो रहा था, पर जब तुमने कपिल का नाम लिया तो विश्वास हो गया कि यह उन्हीं का काम है। कपिल के नाम का इतना घिनौना इस्तेमाल वही कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे ज़रा खुल के बताओ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। सुन सकोगी? जब यह धक्का झेल लिया तो वो भी झेल लूँगी। वह धक्का इतना आसान नहीं है। खैर, एक बार छुट्टियों में तुम्हारे यहाँ आई थी, याद है? एक ही बार तो आई थी, याद क्यों नहीं होगा? मैं तो एक बार में ही तर गई, दूसरी बार आने की हिम्मत ही नहीं रही। कुछ बताओगी भी?
हाँ, तो सुनो, तुम्हें याद है हम लोग छत पर सोते थे। बच्चों के गिरने के डर से तुम जमीन पर गद्दा बिछाकर सोती थी। अगल बगल मेरी और जीजाजी की खटिया लगती थी, एक इस पार और एक उस पार। फिर उस दिन शायद सोनू को बुखार था। पता नहीं कब आधी रात को तुम उसे लेकर नीचे चली गई। मैं गहरी नींद में थी। तभी लगा मेरे बिस्तर पर कोई है। पहले तो सोचा मोनू होगा, पर उसका शरीर तो इतना भारी नहीं हो सकता। करवट बदल कर देखा तो मेरी गिग्गी बन गई। लगा जैसे एक दैत्य मेरी छाती पर चढ़ा आ रहा है। मैंने चीखना चाहा पर गले से आवाज़ नहीं निकली। फिर मैंने पूरी शक्ति लगाकर उन्हें इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वह फुटबॉल की तरह उछलकर नीचे गिर गया। पता नहीं मुझ में उस समय इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। अगर उस दिन नीचे तुम्हारा गद्दा ना बिछा होता तो 2-4 पसलियाँ ज़रूर टूट जाती। मैं दोनों हाथों से कलेजा थामकर उसकी कहानी सुन रही थी। वह रात मेरी आंखों के सामने साकार हो रही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्षण भर को वे भी हतपत रह गए थे। दूसरे ही क्षण वह फुफकार उठे। उनकी आंखों से जैसे आग बरस रही थी। दांत पीसते हुए बोले, कपिल के साथ तो खूब मज़े किए तुमने, अब हमें नखरे दिखाए जा रहे हैं। तब तक मैं संभल गई थी और खटिया से उतरकर खड़ी हो गई थी। पर मुझे भागने की राह नहीं मिल रही थी, क्योंकि वह रास्ते में खड़े हुए थे। उनकी मुद्रा एकदम आक्रामक हो गई थी। डर के मारे मेरा खून सूख गया था। फिर भी मैंने हिम्मत बटोर कर कहा, जीजाजी आप एक भी कदम आगे बढ़े तो मैं छत से कूद जाऊंगी। मेरी धमकी काम कर गई। पल भर को वह सोच में पड़ गए। मैंने उनकी असावधानी का फायदा उठाया और सीढ़ियां फलांगती हुई नीचे पहुंच गई। सुबह जब वह नीचे उतरे तब भी अपमान का दंश भूले नहीं थे। मुझसे बोले, बड़ी सती सावित्री बनती हो, देखना मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। और अपना वह कौल वह आज तक निभा रहे हैं। वाह रे कौल, मेरा तो सिर शर्म से झुक गया। लगा कि अब इस लड़की के सामने मैं कभी आंख नहीं उठा पाऊंगी। पति नाम के उस प्राणी के प्रति मन में श्रद्धा कभी नहीं उपजी थी। अब उस अश्रद्धा में तिरस्कार भी घुल गया था। मैं तो हैरान थी कि इतनी बड़ी बात रीमा इतने दिन मन में कैसे छिपाए रही। मैं होती तो मेरी छाती ही फट जाती। मैंने यही बात उससे कही तो बोली, किससे कहती बताओ तो। अम्मा से कहना अपनी ही फजीहत करवाना था। भैया तो खुद अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे, तुमसे कहने का सवाल ही नहीं था। मैं तो आज भी न कहती, पर जब देखा कि यह आदमी खुद ओंठ में रहकर एक शरीफ आदमी के नाम पर कीचड़ उछाल रहा है तो मुझे ताव आ गया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए थे ना दीदी, व्यर्थ ही तुम्हारे जीवन में जहर घोल दिया। तुम क्या सोचती हो मेरे यहाँ अमृत बरसता है? मैं तो रोज़ जहर के घूंट पीती हूँ, एक बूंद और सही। पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि उन्हें कपिल से इतनी चिढ़ क्यों है, बार बार क्यों उसका नाम लेते हैं। शायद इसलिए कि कपिल से मैं हंस बोल लेती थी, जबकि उनसे हमेशा कतराती रहती थी। सच कहूँ दीदी, कपिल से कभी डर नहीं लगा। उसने कभी मेरे विश्वास की हत्या नहीं की। पहले तो कभी एक आध दिन के लिए आया होगा, पर भाभी के अंतिम दिनों में वह पूरे 10 दिन हमारे साथ रहा। वह मुझे पढ़ाता था, मेरे साथ छोटे मोटे काम करवाता था, स्कूटर पर लाता और ले जाता था, पर उसने कभी कोई गलत हरकत नहीं की। और जीजाजी की उपस्थिति में हमेशा मैं सहमी सहमी ही रहती। लगता था जैसे यह शख्स मौके की तलाश में है, दाव लगते ही दबोच लेगा। तुम्हारी शादी के वक्त तो मैं इतनी बड़ी भी नहीं थी, फिर भी मुझे उनकी आंखों से डर लगता था। लगता जैसे मुझे खा ही जाएंगे। भैया ने भी इन चीज़ों को मार्क किया था। कविता भाभी को तो उनके सामने पढ़ने ही नहीं देते थे। मुझे भी अम्मा चाय या साबुन आदि लेकर उसके पास भेजती तो झल्ला जाते। लड़की को चैन से पढ़ने क्यों नहीं देती, मुझसे कहो ना क्या काम है। एक आध बार उन्होंने मुझसे भी कहा, रिम्मी इस शख्स से ज़रा दूर रहा करो, अम्मा को तो कुछ अक्ल नहीं है, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ। वो जो एक मुहावरा है ना, धरती फट जाए और उसमें समा जाऊँ, शायद ऐसे ही मौक़ों के लिए बना होगा। मुझे लगा कि इतनी शर्म और इतनी ग्लानि लेकर मैं कहाँ मुंह छिपाऊंगी। पति के लिए ऐसे फिक्रे सुनने से तो अच्छा ही था। दीदी प्लीज़,
रीमा मुझे झकझोर रही थी। क्षण भर को शायद मैं एकदम पत्थर बन गई थी, क्योंकि वह बार बार पूछ रही थी, दीदी तुम ठीक तो हो ना? प्लीज़ इधर मेरी तरफ देखो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ रे, मेरी चिंता मत कर, मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा। होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो दीदी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपने दिल का बोझ तो हल्का कर दिया, पर तुम्हारे दिल पर एक बोझ लाद दिया। अब सब कुछ भूल जाओ, इसी में सबकी भलाई है। काश मैं उस आदमी का फन कुचल सकती जो तुम्हारे सुख पर कुंडली मारकर बैठा है। काश मैं उसका विजडन तोड़ सकती। मैंने कहा ना दीदी, अब सब कुछ भूल जाओ। समझ लो कि जो कुछ तुमने सुना वह एक कहानी है। उसी को दिल से लगाकर बैठ जाओगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं सब भूल सकती हूँ रिमी, पर यह कैसे भूल जाऊँ कि वे मेरे बच्चों के पिता हैं। इस बात को भूलने की कोशिश नहीं, याद रखने की ज़रूरत है दीदी, ताकि तुम्हारा घर सलामत रहे, बच्चों के सिर पर माँ बाप दोनों का साया बना रहे। सो फॉरगेट एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट। तुमने मेरी बात को ठीक से समझा नहीं रीमा। मैं सब कुछ भूल भी जाऊं तो मैं इस सत्य को नहीं बदल सकती कि वे मेरे बच्चों के पिता हैं। उनकी धमनियों में वही खून है, उस खून में पिता के संस्कार भी उतरे होंगे। पता नहीं कल को बड़े होकर ये लोग क्या क्या गुल खिलाएंगे, किस किस को डसेंगे, कितनों का जीवन बर्बाद करेंगे। तुलसीदास जी ने कहा भी तो है, नहीं विष बेली अमी फल फरी है। पहले होता तो विषबेल को फल नहीं देती, भले ही लोग मुझे बांझ कहते हैं। बस करो दीदी, क्या पागलों की तरह बके जा रहे हो? माँ होकर बच्चों को कोस रही हो, फिर अम्मा में और तुम में क्या फ़र्क है? और तुम्हारे बच्चों की शिराओं में सिर्फ पिता का ही रक्त है, तुम्हारा कोई अंश नहीं है। तुमने उन्हें दूध नहीं पिलाया, फिर तुम्हारे संस्कार कहाँ जाएंगे? यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे कल किसी के लिए अमृत घुट साबित हो। ईश्वर करे ऐसा ही हो, मैंने कहा और निढाल होकर सोफे पर लुढ़क गई। औरत तो रात ही होती है जो सुबह की प्रतीक्षा में अंधेरे को पीती रहती है। तो दोस्तों ये थी कहानी औरत एक रात है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजना। दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।